भाई और बहनों आराम से एक जगह बैठ जाओ क्योंकि हम इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फेज 5 की फर्स्ट फिल्म एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया को शुरू से लेकर एंड तक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है फेज 4, 5, 6 कलेक्टिवली जानी जाती है मल्टीवर्सल सागा के नाम से, तो इसमें भी कई सारे मल्टीवर्स के ग्लिम्स मिलेंगे। तो बिना कैंग के साथ सौदा किए और कॉमिक वर्स का पुराना इंट्रो चुराए चलो शुरू करते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है जेनेट वैन डाइन के फ्लैशबैक के सीन से। जब वो क्वांटम रिया में फंसी थी तो क्वांटम रिया में एग्जिस्ट करने वाले अजीबोगरीब क्रिएचर उस पर बैक टू बैक अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन अंधेरों में एक जख्मी इंसान अपने ब्लास्टर शूटर से उन क्रिएचर्स को मार देता है और वो और कोई नहीं कैंग द कॉन्करर था। और वो आगे बोलता है कौन सी जगह है ये। तो फिल्म अब प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट होती है और हम सबको पता चलता है कि स्कॉट एक कॉन्फ्रेंस में है, अपनी लिखी हुई बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय नरेट कर रहा होता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्कॉट अब बहुत फेमस हो चुका है दुनिया बचाने के बाद, और फिल्म में कई बार इसका वो फ्लेक्स भी करता है और इसे मार्वल की ह्यूमर की तरह यूज किया गया है कई बार। तो तभी इस कॉन्फ्रेंस में स्कॉट को एक कॉल आता है जो पुलिस स्टेशन से होता है और हमें पता चलता है कि उसकी बेटी कैसी लैंग गरीबों की हेल्प करने के चक्कर में क्रांतिकारी बन चुकी है और उसने पुलिस वालों की कार चोरी कर दी होती है पेम पार्टिकल्स के थ्रू, तो वो इसलिए जेल में होती है। और ये वाला सीन स्कॉट लैंग के पास्ट के सीन्स का कॉल बैक था कि वो भी कई बार जेल जा चुका है और उसकी बेटी उसके नक्शे कदम पे चल रही है, मगर वो चोरी नहीं कर रही, कुछ अच्छा ही करना चाहती है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि स्कॉट की तरह पेम पार्टिकल्स का एक्सेस इसके पास भी है और कैसी के पास अपना सूट भी है, लेकिन स्कॉट को पता ही नहीं होता है। तो किसी वीकेंड के दिन पेम फैमिली, स्कॉट, कैसी एज अ रियूनियन सब मिलते हैं। ऑडियंस के लिए तो ये रियूनियन ही था। तो तभी कैसी बताती है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो डायरेक्ट क्वांटममेनिया से कांटेक्ट कर सकती है। जैसे ही ये कैसी बताती है जेनेट घबरा जाती है और कहती है ये डिवाइस फौरन बंद करो। जाहिर सी बात है कुछ चीजें हैं क्वांटम रियम से रिलेटेड जो अभी तक जेनेट ने सबको नहीं बताई होती है। जेनेट खुद डिवाइस बंद कर देती है, स्टिल क्वांटम रियम से जिसे सिग्नल रिसीव की थी उसने वो बंद नहीं होने दिया और सबको क्वांटम रियम में खींच लेता है। वो कौन है आगे पता चल जाएगा, तब तक तुम लोग गैस करो। तो जेनेट, होप और हैंक पेम एक जगह गिरते हैं। ऑन दी अदर हाफ स्कॉट और उसकी बेटी कैसी जब क्वांटम रियम में एंटर कर रहे होते हैं तब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये वाला फ्रेम से काफी ज्यादा सिमिलर लग रही थी ये सारी चीजें। और ये दोनों दूसरी जगह गिरते हैं जहां क्वांटम रियम के फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे होते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि कैंग ने उनकी जगह को कॉन्कर कर लिया होता है। तो जहां स्कॉट और कैसी गिरते हैं वो उनका छुपने वाला अड्डा होता है फ्रीडम फाइटर्स का, और आगे कैंग की टेरिटरी या मैं ये कहूँ कैंग की डायनेस्टी दिखाई जाती है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और पेम फैमिली जगह को एक्सप्लोर ही कर रही होती है कि क्वांटम रियम दिखता कैसा है। तभी पता चलता है जेनेट वैन डाइन के यहाँ अच्छे खासे दोस्त हैं और वो उनसे मिलने के लिए जाती है ताकि स्कॉट कैसी को ढूंढ के जल्दी से यहाँ से निकल सके। तो वो क्राइलर से मिलती है। तभी पता चलता है जब क्राइलर बताता है कि जेनेट की वजह से ही कॉन्करर यहाँ खुला घूम रहा है और जेनेट ने ही टीम बदल ली थी एंड टाइम पे, और क्राइलर इन सबको पकड़ के क्रांतिकारी को देने वाला होता है। तभी पेम पार्टिकल्स की वजह से जैसे तैसे सब लड़ते भागते यहाँ से निकल जाते हैं। तभी होप जेनेट से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है। तब वो जो स्टार्टिंग में फ्लैशबैक वाली सीन थी वो फिर से कंटिन्यू होती है और तब हमें पता चलता है कि जाने अनजाने में जेनेट ने कैंग की हेल्प की थी। कैंग ने बोला था कि वो टाइम ट्रैवलर है और वो यहाँ गलती से आ गया है, और क्योंकि जेनेट ने कैंग की जान बचाई होती है क्वांटम रियम में तो वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बेटी से मिलवाएगा इस टाइम मशीन के थ्रू जो खराब पड़ी होती है। तो इसलिए जेनेट उसका शिप ठीक करने में उसकी हेल्प करती है, और जब शिप ठीक हो जाती है तब पता चलता है कि उसका शिप यूरोकाइनेटिक था, मतलब उसका दिमाग शिप से जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही जेनेट शिप को छूती है तब वो कैंग का पूरा दिमाग पढ़ लेती है और पूरा पास्ट के सीन्स वो देख लेती है, और ऑडियंस को भी दिखता है ऑब्वियसली कि कितने सारे यूनिवर्स को कॉन्कर करके अरबों खरबों मासूम लोगों को ऐसे ही मार दिया कैंग ने। तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है जिसमें कैंग बोलता है क्या हुआ, चलो मैं तुम्हारी बेटी के पास छोड़ दूंगा, लेकिन जेनेट बोलती है नहीं, अगर तुम यहाँ से निकल गए तो फिर से मल्टीवर्स ट्रैवल करके जितने भी यूनिवर्स है फिर से कॉन्कर करना स्टार्ट कर दोगे। तो कैंग आगे बोलता है तुम्हारे वाले यूनिवर्स को छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और ये कॉन्वर्सेशन काफी ज्यादा डार्क थी। तो आगे जिस पावर कोर को दोनों ने मिलकर ठीक किया होता है जेनेट तो उसे बड़ा कर देती है पेम पार्टिकल को यूज करके, जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल ना कर पाए। अब कैंग बाहर तो नहीं निकल पाता, लेकिन जेनेट की वजह से ही उसका जेल जो क्वांटम रियम थी वो उसका सल्तनत बन जाती है, क्योंकि उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से। और मैं एक बात बताना भूल गया कि वो कैंग के ही दूसरे वेरिएंट्स ने इसे यहाँ फेंका होता है, क्योंकि ये वाला कैंग अपने ही वेरिएंट्स को मारना चाहता था, क्योंकि कुछ हार्ड स्टेप्स जो दूसरे कैंग नहीं ले पा रहे थे वो ये करना चाहता था। एटलीस्ट मूवी में तो इतना ही बताया गया है। तो सीन फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट होता है जिसमें स्कॉट और कैसी पे हमला होता है जो कैंग के लोगों ने किया होता है, जिसमें मोडॉक भी था, और जो फ्रीडम फाइटर्स की जगह थी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी पकड़े जाते हैं। एट द एंड कैसी स्कॉट को भी मोडॉक पकड़ लेता है और हमें तब पता चलता है कि ये मोडॉक एंटमैन 1 का विलेन डैरेन क्रॉस है, जो एंटमैन 1 के एंड में क्वांटम रियम में फंस जाता है और इसी ने कैसी का सिग्नल रिसीव करके सबको अंदर खींचा होता है। और अब कैंग और स्कॉट के बीच में एक इंटरेक्शन देखने को मिलती है जो काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें अपना स्कॉट मार्वल की ह्यूमर्स को बरकरार रखने के लिए बोलता है मैं अवेंजर हूँ और मैंने बाकी लोगों को भी बुला लिया है। तो कैंग बोलता है क्या ये सच में मैटर करता है? उसके कहने का मतलब ये था कि मैंने एवेंजर्स को इतनी बार मारा है कि उसे याद भी नहीं है कि एवेंजर्स में कौन कौन है। तो इस वाले सीन में कैंग स्कॉट को कहता है कि पावर कोर मेरे लिए छोटा करके लेके आओ, लेकिन स्कॉट मना कर देता है सिंस उसे पता होता है कि ये सामने खड़ा कैंग उससे क्या तबाही मचा सकता है। तो कैंग आगे बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी को बार बार मारूंगा और तब तक मारूंगा जब तक तुम भीख नहीं मांगते कि मुझे भी मार दो, और कैसी को टॉर्चर भी करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्कॉट मान जाता है। कोड लोकेशन पे जाते ही बहुत सारे पॉसिबिलिटी के वर्जन्स वाले स्कॉट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एंटमैन्स देखने को मिलते हैं इसमें, और वो फेल हो जाते हैं पावर कोर को छोटा करने में और अपना मेन स्कॉट गिर ही रहा होता है कोड लोकेशन में। तभी वॉस्प वहाँ पे आ जाती है और उसे बचा लेती है और साथ में पावर कोर को भी छोटा कर देती है। वहाँ पे जेनेट भी आ जाती है और वो कहती है कि ये पावर कोर मुझे दे दो, कॉन्करर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन वहीं कैंग आ जाता है और वो कैसी को भी नहीं छोड़ता और पावर कोर भी मांग रहा होता है, लेकिन स्कॉट नहीं देता। तुम्हें भी पता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैंग पावर कोर जबरदस्ती छीन लेता है स्कॉट से और पावर कोर के साथ ही वो जेनेट को भी ले जाता है। तुम सोच रहे हो कि हैंक पिम कहाँ है, तो उसके शिप पे मोडॉक ने हमला कर दिया होता है, तो वो भी कहीं गिर ही रहा होता है शिप से। तो हमें आगे दिखता है कि कैसी कैंग के चंगुल से निकल जाती है और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें भी आज़ाद कर देती है और कैंग के मैसेज के बीच में अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करने लगती है और सारे फ्रीडम फाइटर्स को उसके टेरिटरी पे अटैक करने को कहती है। वहीं अपना स्कॉट लैंग मतलब एंटमैन जाइंट साइज में गुस्से में आता है और उसके टेरिटरी को तोड़ने लगता है। कैसी भी जाइंट साइज होकर लड़ती है और एंटमैन कैसी का हक देखने को मिलता है जाइंट साइज में ही। इस बीच में मोडॉक कैसी लैंग से लड़ता है, जिसमें ऑफ कोर्स कैसी अपने सूट की वजह से जीत जाती है, बट जान से नहीं मारती उसे और बोलती है कि तुम भी सुधर सकते हो, क्या हाल बना लिया अपना। वहीं क्वांटम रियम के लोग भी अच्छे खासी तादाद पर कैंग और उसकी टेरिटरी पे हमला करते हैं, लेकिन कैंग को चढ़ती है गुस्सा और होमलैंडर की तरह सबको मारने लगता है। कई सारों को तो मार भी देता है। इसी अफरा तफरी में जेनेट भी भाग जाती है और वो डिवाइस सेटअप करने लगती है ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। वहीं एंटमैन, वॉस्प, कैसी कैंग से लड़ते हैं, लेकिन अपना डैडी कैंग सबको डोमिनेट कर देता है और ये लोग हार ही रहे होते हैं। तब तक अपना हैंक पेम अपने जाइंट हैंड्स के साथ आता है और कैंग को कंटिन्यूअस बैक टू बैक अटैक करता है। तो कैंग भी जैसे तैसे बचने की कोशिश में स्ट्रगल ही कर रहा होता है और फिल्म में बस यही बताया गया कि ये सारे एंट्स क्वांटम रियम में रह अपनी ही टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई होती है और हैंक पिम को एंट्स ने खुद ढूंढा होता है और हैंक पिम को भी इन्हीं एंट्स ने बचाया होता है। सिंस तुम्हें याद होगा तो मोडॉक ने हैंक पिम के शिप पे हमला किया होता है, तो वो भी कहीं गिर ही रहा होता है। तो इसी फाइट में मोडॉक गुड साइड में आ जाता है और कैंग से लड़ता है, जिससे मोडॉक की डेथ हो जाती है। तो एट द एंड जेनेट ने डिवाइस ऑन कर दिया होता है और वो इस क्वांटम रियम से सब के सब निकल ही जाते हैं, लेकिन अपने स्कॉट को कैंग पीछे खींच लेता है और अपने डेस्परेशन और गुस्से में एंटमैन को कुत्तों की तरह मारता है, जिसमें उसका हेलमेट भी टूट जाता है। जैसे ही कैंग डिवाइस के थ्रू एंटर करने ही वाला होता है मेन यूनिवर्स में, वैसे ही वॉस्प उस पर अटैक करती है। एट द एंड डिवाइस बंद हो जाता है और दोनों मिलकर कैंग को जान से मार देते हैं और वहाँ दोनों चैन से सांसें भर रहे होते हैं कि अभी हम लोगों ने किया क्या। तभी गेट फिर से खुल जाता है क्योंकि कैसी ने गेट को रीओपन किया होता है। तो स्कॉट सुकून से बोलता है चलो अब घर चलते हैं। फिल्म के एंड में कोई नहीं मरा। मार्वल के जेनेरिक फॉर्मूला के साथ और हैप्पी वाइब के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मैं एंडिंग से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि फोर्सेबली फिल्म की एंड हैप्पी नोट पे खत्म की गई है। स्कॉट ना सही किसी भी मेजर कैरेक्टर को मार देते। सिंस हमें पता है कि फ्यूचर में एंटमैन की सारी कास्ट थोड़ी ना इम्पोर्टेंट होगी बड़े इवेंट के लिए, भले ही अपना स्कॉट हो सकता है। खैर तुम्हारी एंडिंग के बारे में क्या विचार है सब कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी 2 पोस्ट क्रेडिट सीन पे शॉर्ट्स बना दिए, चेकआउट कर लेना। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगी है बनाने में। रात को 1 बजे भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन काफी ज्यादा सर्दी हुई थी उस टाइम मुझे, तो दिन में मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे क्लासी, बी हैप्पी, बाय।